सूरज यदि रोशनी देती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को देती है। चांद यदि चांदनी देती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों पे देती है। हवा यदि हमें ऑक्सीजन देती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को ले देती है। कुछ फिरकापरस्त लोग जो हिंदू और मुस्लिम में नफरत फैलाने के प्रयास करता है, उन नफरत फैलाने वालों को उखाड़ना हमारा पहला मकसद। बीजेपी जहाँ हिंदुओं की बात करता है, सिर्फ हिंदू की बात करता है, उसी तरह एमआईएम मुस्लिम की बात करता है। वास्तविकता ये है, बीजेपी हिंदुओं को ठगने का काम करता है, एमआईएम मुस्लिमों को ठगने का काम करता है। ये आप मान लिया जाए कि वो भाजपा का बी टीम है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित नीतीश कुमार जी अपने आप को उतना ज़मीनी नेता कहते हैं, तो अकेले दम पे वो चुनाव लड़के दिखाए, पूरे बिहार में वो जीरो में समट जाएगा, मुझे विश्वास है। लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आए, साइकिल चल से आए, कैसे कैसे आए। नोटबंदी भी अचानक की, आपने जीएसटी भी अचानक लाई, आपने लॉकडाउन भी अचानक किया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ भाजपा के करोड़ों का कार्यालय बनाया। आपका कार्यालय बना। ये सीमांचल की धरती हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमाना तहजीब का प्रतीक होने पे विश्वास करते हैं। जो एजेंडा बीजेपी का है, वही एजेंडा एमआईएम का है। अच्छा, खबर है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपना विधानसभा छोड़ करके दूसरा विधानसभा, आखिर ऐसा क्यों? पिंटू चौधरी का एफआईआर में नाम यदि है तो पिंटू चौधरी का नाम है। दुर्भाग्य है कि हमारा सरकार नहीं है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा में फंड के अभाव में मृत अवस्था में है। एनआरसी हो, सीएए का मुद्दा हो, हमने आंदोलन हमारे राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किशनगंज में पहला मशाल जुलूस यदि निकाला तो कांग्रेस पार्टी निकाला, आप देख ले होंगे। किसानों के साथ केंद्र सरकार लगातार धोखा कर रहा है। खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा, और आज हमारे साथ चुनावी गपशप में हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस किशनगंज के जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी साहब। पिंटू चौधरी साहब बड़े लंबे समय से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। हालांकि चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, खबर है कि वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है इस सब बात में, आज इन्हीं सब बातों के साथ हमारी चर्चा होगी पिंटू चौधरी के साथ। पिंटू चौधरी की अगर बात करें तो ये बिशनपुर पंचायत से लगातार 2 टर्म मुखिया भी चुने गए हैं और बहुत कम उम्र में ये पंचायत में राज कर चुके हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं पिंटू चौधरी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं खबर सीमांचल के तमाम साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम व आदाब। अच्छा सर, बिहार चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अब धीरे धीरे सरगर्मियाँ भी तेज़ होने लगी है और आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। कैसे चल रही है पार्टी की तैयारी? कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जो हमारे घटक दल है, हमारी तैयारी ज़मीनी स्तर पर मजबूती से चल रही है। किशनगंज विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, कोचाधमन विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा, हम चारों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी आलाकमान का जो निर्णय होगा, हाईकमान का वो जो भी निर्णय होगा, जितने भी सीट पे चुनाव लड़ने की हमें इजाज़त होगी, उतने सीट पे हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमने किशनगंज जिले के चारों विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश की है। अच्छा, चारों विधानसभा में कहीं ना कहीं अगर कोचाधमन की बात करें, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप भी बिलोंग करते हैं शायद, तो यहाँ पर राजद बहुत पहले से तैयारी कर रही है और राजद का एक देखा जाए तो बड़ा नेता भी उभर के है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस का दावेदारी ठीक है? हम तो आपको पहले ही कहे कि राजद हमारे मुख्य घटक दल में है और पार्टी हाईकमान जिस विधानसभा से जिसे भी उम्मीदवार बनाएगा, जो भी सीट जिसके पाले में जाएंगे, उसमें हम लोग एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ, राजद, कांग्रेस और जो भी घटक दल है, हम चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और चारों विधानसभा में महागठबंधन की हम जीत को दिलाएंगे। अच्छा, आपकी अगर पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो आपने बहुत ही कम उम्र में पंचायती राज में चुनाव लड़ा, 2 टर्म लगातार मुखिया रहे। आखिरकार कम उम्र में आपको चुनाव लड़ने की कैसी मूड बन गई? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और 1999 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 2001 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए। उसके बाद हमने एक यूथ संगठन का गठन कर सामाजिक कार्यों को करने लगा। एक अम्बेडकर यूथ सोसाइटी का हमने गठन किया था। और उस सोसाइटी के माध्यम से चाहे बाढ़ पीड़ित में राहत सामग्री पहुंचाना हो, चाहे विकलांगों को लाभ पहुंचाना हो,
चाहे और कहीं भी जितने भी सामाजिक कार्य है उन कार्यों को हम लोगों का जो टीम है किए। 2006 में लोगों की चाहत बनी, लोगों के मांग पर हमने पंचायत चुनाव लड़ा और दोनों ही समुदाय, हिंदू मुस्लिम दोनों ही तबके के लोगों ने हमें वोट देके किशनगंज ही नहीं पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का मुखिया चुना। अच्छा। 2006 से 2011 में हम त्रिस्तरीय पंचायत राज में मुखिया पद पर आसीन रहे, बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया। हमें 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया। अच्छा, हाँ, ये राष्ट्रपति जब पुरस्कार से सम्मानित की बात आई तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल था कि आखिरकार ये अवार्ड आपको क्यों मिला था, ऐसी क्या उपलब्धि थी? पंचायत सशक्तिकरण और अंकेक्षण पुरस्कार पंचायती राज व्यवस्था में अच्छे कार्य करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा एक अवार्ड की राशि दी जाती है। अच्छा। वो राशि से आप पंचायत में विकास कर सकते हैं। तो पंचायत सशक्तिकरण और अंकेक्षण, पंचायत के अच्छे कार्य करना, लेखा जोखा का अच्छे से संधारण करना, पंचायत को साफ सुथरा रखना, पंचायत के जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जो कार्य करते हैं सही से ऑडिट होना, सही से ग्राम सभा का आयोजन करना, इन सभी कार्यों को जो सर्वे टीम आती है देखते हुए पूरे राज्य स्तर पे 10-12 पंचायत को चयन किया जाता है। अच्छा। तो हमें लगातार 2 बार पंचायत सशक्तिकरण और अंकेक्षण पुरस्कार मिला। फिर 2011 से 2016 आम लोगों ने पुनः मौका दिया, लगातार काम करने का अवसर मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। उसके बाद हम यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे। उस समय यूथ कांग्रेस का चुनाव बाज़ाब्ता हमारे जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी में प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हर संगठन पे कराया जाता है। हर जो यूथ कांग्रेस का भी हम चुनाव में जीते। लगभग 3 साल यूथ कांग्रेस के हम प्रेसिडेंट रहे। उस समय केजे राव हम लोग यूथ कांग्रेस के चुनाव को देख रहे थे। उसके बाद 2015 में हमें मेन कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और हम अपने कार्यकाल में राहुल जी का कार्यक्रम सफल आयोजन किए और कई बड़े बड़े स्टार प्रचारक श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, राज बब्बर जी और जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनका कार्यक्रम बखूबी किए। और अपने कार्यकाल में पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने, जब महागठबंधन में हम चुनाव लड़े थे पिछले विधानसभा चुनाव में, अच्छा। और कांग्रेस के हमारे दोनों विधायक जीत के आए। इस बार भी कांग्रेस के हमारे जो सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, उनको भी हम लोगों ने मिल के संगठन के लोगों ने जिताए। पार्टी के लिए हम काम एक खैर 2015 की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें चौधरी साहब, तो कहीं ना कहीं उस समय एक लहर था और एक बड़ी महागठबंधन थी जिसके साथ जदयू भी था और माननीय नीतीश कुमार का उस समय चेहरा बड़ा फैक्टर करता था, तो कहीं ना कहीं वो एक लहर था। लेकिन अब जो राजद और कांग्रेस की गठबंधन है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग कितनी मजबूती आप लोग मानते हैं अपने आप को? देखिए, 2015 में आप बोले नीतीश कुमार जी का चेहरा था, लेकिन वास्तविकता और सच्चाई ये थी कि महागठबंधन के जो घटक दल थे कांग्रेस और राजद, आपको सच्चाई होगा कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस और राजद का जो पकड़ पूरे बिहार में है नीतीश कुमार जी का नहीं है। अच्छा। यदि नीतीश कुमार जी अपने आप को उतना ज़मीनी नेता कहते हैं तो अकेले दम पे वो चुनाव लड़के दिखाए, पूरे बिहार में वो जीरो में समट जाएगा, मुझे विश्वास है। अच्छा। और वर्तमान में हमारे जो भी घटक दल है, पार्टी हाईकमान राजद कांग्रेस के अलावा जो भी घटक दल शामिल होंगे, बहुत जल्द सीटों के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी घोषणा किया जाएगा और किस किस सीट पे राजद लड़ेंगे, किस किस सीट पे कांग्रेस लड़ेंगे और घटक दल लड़ेंगे, तो ये स्पष्ट होगा। और स्पष्ट होने के बाद चुनाव का जब हम लड़ेंगे और चुनाव का जब परिणाम आएगा, अच्छा। तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार की सरकार है, आप देख लीजिए आज बेरोजगारी की दर क्या है। आज बेरोजगारी की आलम है कि लोग बाहर में काम नहीं मिल रहे हैं तो घरों में है। आज जो यहाँ के मजदूर, किसान और नौजवान जो परेशान है, इसे आप खुद क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। कोरोना महामारी में सरकार द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं लेने का कारण कितने मौतें हो गई। हाँ, आवागमन की व्यवस्था आपने अंतिम में किया। हाँ, लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आए, साइकिल चल के से आए, कैसे कैसे आए। हाँ, पूरे मीडिया में आपने देखा होगा। तो क्या यही हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे यहाँ के नागरिक है, जो इतने
दूर अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर रोज़गार करने जाते हैं और अचानक लॉकडाउन आपने किया। आप हमेशा अचानक क्यों करते हैं? आपने नोटबंदी भी अचानक की, आपने जीएसटी भी अचानक लाई, आपने लॉकडाउन भी अचानक किया। और पूंजीपतियों को, जो बड़े बड़े उद्योग घराने के जो पूंजीपति वर्ग है, उन्हें तो पहले सूचना मिल जाती है कि लॉकडाउन लगेगा, उन्हें पहले सूचना मिल जाती है कि नोटबंदी होगी, उन्हें पहली सूचना मिल जाती है कि जीएसटी आएगा। तो वो पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम करता है, गरीबों को कमज़ोर करने का काम करता है। यही नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार की देन है। हाँ, बाकी वास्तविकता आगामी विधानसभा चुनाव में लोग, जनता जो है वोट के चोट पे उन्हें जवाब देंगे। खैर, आप बोल रहे थे कि बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो वास्तव में बिहार में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में आपकी भी पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अलायंस के साथ लगभग सरकार में रहा, तो उन्होंने क्या किया बिहार के लिए? हमारी पार्टी कुछ दिनों के लिए नीतीश जी के साथ में रहे। नीतीश कुमार जी ने पीठ में छुरा घोंप कर वो पुनः जाके आरएसएस के गोद में जाके बैठ गए। हम विपक्ष में रहे। आप देखे होंगे केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जीडीपी 10% प्लस थी। आज जीडीपी की दर, सकल घरेलू उत्पाद की दर -23 है, जो देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितना कमज़ोर हो चुका है। मोदी जी बोल रहे थे कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो दूर, आप जो रोजगार यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस की सरकार में हमने नौजवानों को दी, उनके रोजगार को छीना जा रहा है। सरकारी कंपनियों को, बीपीसीएल कंपनी को निजीकरण करने का प्रयास, रेलवे को निजीकरण करने का प्रयास, और जितने भी सरकारी कंपनी है जो कांग्रेस की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट में, जिन्हें हमने सींचा है देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ को मजबूत करने के लिए, देश की मजबूती के लिए जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने सींच के बनाया है, आप उसे बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को बेच रहे हैं। आप देख रहे होंगे रेलवे के कर्मचारी उनके रेल मंत्री के कार्यक्रम में खुद उनका विरोध करते हैं और नारा लगा के उसके कार्यक्रम का बायकॉट करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि देश के सरकारी संस्थाओं को आप बेच रहे हैं। आपने क्या किया? आपने सिर्फ भाजपा के करोड़ों का कार्यालय बनाया, आपका कार्यालय बनने का काम किया। आप एक भी सरकारी संस्था बनाने का काम पिछले 6 वर्षों में नहीं किया। लेकिन जितनी भी एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक की देन है तो कांग्रेस सरकार की देन है। खैर, हम बात करेंगे हमारे जिला की राजनीति की। हमारे जिला में कांग्रेस के बाद अब एक तीसरा बड़ा विपक्ष जिसका गड़ाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हम एमआईएम की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि एमआईएम जो इस बार विधानसभा चुनाव में फाइट कर रही है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि उससे आप लोगों को क्या कुछ नुकसान होने वाली है? एमआईएम खास करके सीमांचल में क्यों लड़ने जा रहा, सबसे बड़ी सवाल है। एमआईएम सीमांचल, अब हैदराबाद से आके सीमांचल की धरती को चयन करते हैं। ये सीमांचल की धरती हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमाना तहजीब का प्रतीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति सभी समुदाय के वर्ग के लोग मिलजुल कर रहने पर विश्वास करते हैं। जो एजेंडा बीजेपी का है वही एजेंडा एमआईएम का है। बीजेपी जहाँ हिंदुओं की बात करता है, सिर्फ हिंदू की बात करता है, उसी तरह एमआईएम मुस्लिम की बात करता है। वास्तविकता ये है, बीजेपी हिंदुओं को ठगने का काम करता है, एमआईएम मुस्लिमों को ठगने का काम करता है। निश्चित रूप से आप सेकुलर वोटों का बंटवारा कर, सेकुलर वोटों का बंटाधार कर भाजपा को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो ये आप मान लिया जाए कि वो भाजपा का बी टीम है। आप अवैसी साहब कहते हैं कि हमने आज हैदराबाद की स्थिति आप देख लीजिए। हैदराबाद की स्थिति ये है कि हैदराबाद के हज़ारों नौजवान बाहर में मजदूरी करते हैं। हैदराबाद की स्थिति, महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ के आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पता कीजिए, वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या है। आप पहले हैदराबाद को सुधारो, तब सीमांचल को सुधारोगे। सीमांचल को सुधारने के लिए सीमांचल के नौजवान, सीमांचल के नेता, सीमांचल के हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग सीमांचल को निरंतर दिन प्रतिदिन विकास की ओर आगे करने के लिए हम महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे और सीमांचल को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, खबर है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपना विधानसभा छोड़ करके दूसरा विधानसभा, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, विधानसभा किशनगंज होम टाउन है और किशनगंज में हमने हमेशा, मैंने कहा यूथ कांग्रेस का राजनीति हमने किशनगंज में की, जिला स्तर पे। हमने मेन कांग्रेस में भी जिला स्तर पर राजनीति की और किशनगंज की राजनीति की, और किशनगंज में हमने अपनी दावेदारी पेश की है। अच्छा। पार्टी आला कमान यदि मुझे उम्मीदवार बनाता है
निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा, लोगों के सुख और दुख में साथ रहूंगा। और पार्टी आलाकमान का जो भी निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी का जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो आलाकमान का निर्णय होगा, उस निर्णय को मानना हम लोग परम धर्म है। जो भी आलाकमान निर्णय करेंगे अच्छा ही निर्णय करेंगे। अच्छा, सब जनता से किस आधार पे वोट मांगेंगे किशनगंज विधानसभा के लिए? आपका क्या कुछ कंट्रीब्यूट रहा है कि आप सीधे जाके किशनगंज की जनता से वोट मांगेंगे? और उस विधानसभा में लगभग आपके कांग्रेस के ही लगातार विधायक चुने गए, आज भी वो विधानसभा बदहाल है, आखिर ऐसा क्यों? किशनगंज विधानसभा में आप क्षेत्र भ्रमण कीजिए। किशनगंज विधानसभा में जब हमारे तत्कालीन विधायक डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब थे, वो भी किशनगंज विधानसभा के लिए बहुत काम किए हैं। पोठिया की सड़कों को आप देख सकते हैं। और हम विपक्ष में रहे, फिर भी पोठिया और किशनगंज में काम हुआ। कमियां है, ऐसी बात नहीं है, कमियां है। उस कमियों को दूर करने के लिए ही नेता आगे बढ़ेंगे और जनता मौका देगी तो जो भी कमियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में सड़क की जाल हो, चाहे पुल की जाल हो, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, कुछ मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अच्छा पिंटू साहब, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किशनगंज एक बिशनपुर का आदमी किशनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और काफ़ी सुदूर गांव, एक पुठिया की अगर बात करें तो पुठिया में काफ़ी सुदूर गांव सब है। वहाँ के इलाके के लिए, वहाँ के लोगों के लिए आपका कंट्रीब्यूट क्या रहा है जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? मैं जिला स्तर पर मैंने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस का 2 टर्म अध्यक्ष रहा। अच्छा, मैं उन नेताओं, जो नेता सवाल करेंगे, क्वेश्चन कर, मैं उन नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, आपको मालूम होगा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन की लड़ाई चली थी तो पिंटू चौधरी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष थे। पिंटू चौधरी का FIR में नाम यदि है तो पिंटू चौधरी का नाम है। तो हमने मुख्य मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमने रेलवे जाम किया था, हमने नेशनल हाईवे जाम किया था। आप वहाँ के जो भी लीडर बोलते हैं, कुछ लोग हैं, प्रजातंत्र में सबको मांगने का अधिकार है। हमने तो हमेशा किशनगंज के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने एम्स के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ी है। जो समाज की जो ज़रूरतें हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए सैकड़ों दर्जनों हमने धरना प्रदर्शन किए हैं और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। जिला स्तर पे जो जिला की मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को लेके हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप FIR का कॉपी देखिए, FIR के कॉपी में हम बाय नेम्ड हैं। जिसने उस वक्त लड़ाई लड़ी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, विपक्ष में जो थे, उसका नाम FIR में नहीं होगा। मैं FIR का कॉपी, आप आइएगा तो मैं दिखा दूंगा, उनका नाम नहीं होगा। जो वर्तमान विधायक है वो उस वक्त जदयू के गोद में बैठे थे, जो जदयू के गोद में बैठे थे, FIR कॉपी में उनका नाम नहीं होगा। लेकिन हमने, हमारे तत्कालीन सांसद मौलाना असरारुल्लाह कासमी, डॉक्टर जावेद साहब, विधायक तौसीफ आलम साहब, तारिक अनवर साहब, हम लोगों ने उस लड़ाई को लड़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा सरकार नहीं है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा में फंड के अभाव में मृत अवस्था में है। लेकिन हमारे सांसद महोदय पार्लियामेंट में भी इस आवाज़ को उठाया है और बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं। हम विपक्ष में जितना हमें लड़ाई लड़नी है हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार को हमारी मांग को पूरा करना चाहिए, क्योंकि किशनगंज जिला एक पिछड़ा जिला है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये जिला पिछड़ा है और पिछड़ेपन की दूर के लिए शिक्षा जरूरी है। जब शिक्षा होगा तो बेरोजगारी दूर होगी, लोग रोजगार का सृजन होगा, लोगों में तकनीकी शिक्षा आएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने इसकी लड़ाई लड़ी है। अच्छा पिंटू साहब, एक बात तो वहाँ किशनगंज विधानसभा की अगर बात करें तो पिछले बार बाई इलेक्शन में वहाँ पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, जबकि वहाँ पे लगातार 3 टर्म से कांग्रेस का विधायक रहा, फिर भी जमानत जब्त होने का आखिरकार कारण क्या रहा? ऐसे में आपका विधानसभा चुनाव लड़ना वहाँ पे कितना आसान और कितना मुश्किल है? जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, जनता ने हमें नकारा है, लेकिन पुनः जनता हमें स्वीकार करेगा। कैसे इस बार उसका दिल जीतेंगे? जनता की समस्याओं के लेके कांग्रेस पार्टी ही है, हमेशा संघर्षरत है। कांग्रेस पार्टी जनता की NRC हो, CAA का मुद्दा हो, हमने आंदोलन हमारे राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने
किशनगंज में पहला मसाल जुलूस यदि निकाला तो कांग्रेस पार्टी निकाला, आप देख ले होंगे। उसके बाद शाहीन बाग की तर्ज पर ढेरों सभाएं हुई, हमारे माता बहनें आगे आई, लेकिन पहला एनआरसी और सीए काला कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते किशनगंज में हम लोगों ने सैकड़ों लोग नौजवानों के साथियों के साथ मसाल जुलूस निकाले। तो कांग्रेस हमेशा हक की लड़ाई लड़ती है और गरीबों शोषितों की आवाज़ को हम पार्लियामेंट सदन तक पहुंचाने का काम हमारे नेता करते हैं। और हम सड़कों पे लड़ाई हमेशा गरीबों शोषितों पिछड़ों दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। जो हमारे वर्तमान में थे उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी वो बताएं। कोरोना काल में लोग परेशान हो गए, लेकिन कोरोना काल में लोगों को कोई राहत सामग्री नहीं दिया गया। लोग आपके पार्टी की तरफ से क्या कुछ कंट्रीब्यूट हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी सेल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्येक राज्यों में एक कमेटी गठन की थी। बाहर के नौजवानों को लाने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था। हमने हर संभव प्रयास हमने लाने के लिए हमारे जो प्रदेश कमेटी है, जिला कमेटी है, किए हैं और जहां तक होगा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अच्छा पिंटू साहब, आपका क्या कुछ विजन है उस विधानसभा क्षेत्र के लिए, आपका खुद का विजन कि आप वहां से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, विजन कांग्रेस का विजन है, विजन खुद का, हम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और एक जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस का विजन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हम सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्गों के साथ लेके चलने पे विश्वास करते हैं। जात और पात के नाम पे जो लड़ाने का काम करता है उनसे हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। हम 100 बार सर कटाना मंजूर करेंगे, लेकिन नफरत की आग फैलाना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मकसद है, हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज इकट्ठा रहे, संगठित रहे और समस्याओं को लेके सभी वर्ग के लोग आगे आके लड़ाई लड़ते रहे। क्योंकि सड़क बनती है तो एक समुदाय के लिए नहीं बनती है, हॉस्पिटल बनता है तो एक समुदाय के लिए नहीं बनता है, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए बनता है। सूरज यदि रोशनी देती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को देती है, चांद यदि चांदनी देती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों पे देती है, हवा यदि हमें ऑक्सीजन देती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को ले देती है। कुछ फिरकापरस्त लोग जो हिंदू और मुस्लिम में नफरत फैलाने के प्रयास करता है, उन नफरत फैलाने वालों को उखाड़ना हमारा पहला मकसद है। अच्छा, विकास को लेकर के क्या कुछ विजन है? इसलिए हम पूछ रहे हैं ये बात क्योंकि आप बहुत ही कम उम्र में जब मुखिया चुने गए, लगातार 2 टर्म तक पंचायती राज में काबिज रहे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यशैली से जनता कहीं ना कहीं खुश हुआ होगा। आपने कुछ ऐसा विजन देखा होगा कि ये इलाके के लिए कुछ कर सकता है। आपका वहाँ पर नया कुछ क्या विजन रहेगा? विजन, किशनगंज हमने कहा कि एक पिछड़ा जिला है। किशनगंज में स्वास्थ्य सेवाएं लचर व्यवस्था है। आज किशनगंज में कोई भी असाध्य रोग, कैंसर हो, ट्यूमर हो, टीबी हो, उनके इलाज के लिए उसे पटना और दिल्ली जाना पड़ता है। हमने इससे पहले भी एम्स की शाखा की स्थापना की मांग किशनगंज में की थी। किशनगंज में 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। इसकी मांग हमारे संसद में हमारे सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब रखे। एम्स की शाखा की स्थापना के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कि केंद्र सरकार किशनगंज में एम्स की शाखा दे। यदि एम्स की शाखा की स्थापना किशनगंज में होती है तो उस शाखा की स्थापना से यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, अपने बीमारियों की इलाज, असाध्य रोगों की इलाज यहाँ सुलभता से पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, पोठिया में, आज पोठिया में चाय, अनानास, केला भारी मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु दुर्भाग्य है उन किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो यदि प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना पोठिया में किया जाएगा तो प्रोसेसिंग प्लांट से बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और किसानों को अपने फसल का उचित दाम मिलेगा। ये भी हमारे विज़न में है। आप पोठिया प्रखंड में निश्चितपुर घाट में मुख्यमंत्री जी अर्रावाड़ी कृषि विश्वविद्यालय की उद्घाटन समारोह में घोषणा किए थे कि वहाँ पे महानंदा में पुल बनेगा, लेकिन वहाँ पे महानंदा में पुल नहीं बना, जिसके कारण आज बहुत बड़ी आबादी को दूरी तय करके किशनगंज आना पड़ता है। जब आप बोल रहे हैं कि 6 घंटा में पटना पहुँचना है, लेकिन यहाँ 3 घंटा जिला मुख्यालय पहुँचने में लग जाता है। तो उन बड़े बड़े समस्याओं को लेके हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। लोगों की समस्या हम लोगों की समस्या है। अच्छा, आपके पार्टी के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, वो लगभग 1 साल पहले एक पुल का शिलान्यास किया था जो सतमेरी घाट के नाम से जाना जाता है। आज तक उस पुल पर आज तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसकी हमको जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम इस पर बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक खबर ये भी है कि आपके पार्टी के एक विधायक जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से है, खबर है कि उसकी टिकट कट सकती है। कितनी सच्चाई इस बात में? ऐसा कोई बात नहीं है।
बहादुरगंज के विधायक तौसीफ आलम साहब मजबूत है और लगातार 4 बार से यदि जनता उन्हें विधायक बना रहे हैं तो जनता का प्यार और जनता का विश्वास उनके साथ है। और जनता का प्यार और जनता का विश्वास सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। पुनः तौसीफ साहब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बहादुरगंज विधानसभा बदहाली को लेकर के खूब चर्चित में है आजकल। 4 टर्म से लगातार विधायक रहे, लेकिन आज भी बदहाली आखिर क्यों? बदहाली विधायक जी निश्चित रूप से काम किए हैं। काम जो भी फंड विधायक मद में होता है उस फंड का 100% इस्तेमाल वो किए हैं। और विपक्ष में हम विपक्ष में है, सरकार की अनदेखी के कारण बहुत सारे सड़क नहीं बने होंगे। सरकार विपक्ष को नज़रअंदाज करके चलते हैं, इसलिए बहादुरगंज की बदहाली यदि कुछ क्षेत्रों में है तो ये सरकार, बिहार सरकार की देन है। वर्तमान विधायक को जो फंड मिलता है, जो उनके फंड की राशि है, विधायक मद की राशि है, उन मद की राशि का उन्होंने सदुपयोग किया है और काम हुआ है। सरकार में हम आएंगे, यदि कोई भी कमी बेसी है उन कमी बेसी को हम सब मिल के दूर करेंगे। अच्छा, बहादुरगंज विधानसभा में करप्शन की बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल एक गोवाबाड़ी पुल जो फिलहाल ध्वस्त हो चुका है, करोड़ों की लागत से बनने वाली ये पुल ध्वस्त आखिरकार कैसे हुआ? हमने देखा और हमारे कुछ साथी वहाँ गए भी थे। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। गोवाबाड़ी पुल जो ध्वस्त हो चुके हैं, यदि 15 मीटर अप्रोच को बांध देते तो वह ध्वस्त नहीं होते और वहाँ आरसीसी पुल की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ इंजीनियर की लापरवाही के कारण, संवेदक की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। जो भी इंजीनियर है, जो भी दोषी कर्मी है, प्रशासन उस पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करे और जितनी राशि। अच्छा, विधायक जी इस पर कोई नज़र नहीं दौड़ा सकते थे क्या? विधायक जी इस पे एक्शन लिए हैं। विधायक जी खुद बोले हैं कि प्राथमिकी दर्ज हो, जो भी संवेदक है, जो भी इंजीनियर है, उस पर प्राथमिकी दर्ज हो और जो राशि लगी है उस पुल के निर्माण में उस राशि को असूला जाए, पुनः उस जगह पे मजबूत पुल बनाया जाए। आपके पार्टी के वही कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम साहब आपके पार्टी कार्यालय में कभी पहुंचते नहीं हैं, आपके ज़िला के जो डीएम के बैठक होते हैं उसमें कभी पहुंचते नहीं हैं, आखिरकार क्यों? क्या लगता है कि उनसे उन लोगों को सहयोग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, पार्टी कार्यालय में पहुंचते हैं। पिछले भी मीटिंग में हमारे एक वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ था, तौसीफ साहब पार्टी कार्यालय में आए थे और पार्टी के जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं उन्हें बुलाते तो सब प्रोग्राम में पहुंचते हैं। रहा जिला के मीटिंग में जाना नहीं जाना उसका वो खुद बताएंगे, आप उन्हीं से पूछिएगा, बेहतर होगा। लेकिन क्षेत्र में जो काम करते हैं, जनता काम करते हैं तभी जनता चुनते हैं। लोग बोलने का बोलते हैं, आज 4 बार से विधायक क्यों बना? आखिर जनता वोट देता है तभी नहीं बनता है। जनता लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक है। तो जनता उन्हें वोट देते तब विधायक बनते हैं। 4 टर्म से विधायक यदि बन रहे तो जनता वोट दे रहा है। यदि हमारे सांसद जी जीत रहे हैं, कुछ उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो जनता वोट दे रहे जब जीत रहे। तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता का जिन्हें आशीर्वाद है वो पुनः जीतता रहे।